अब क्या करेगा गांव का गरीब? मोदी जी ने तो भट्ठा बिठा दिया। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कि बहुत बड़े शास्त्री भी थे, उन्होंने महात्मा गांधी की उम्मीदों का भारत बनाने के लिए गांव को रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। खासकर गांव की ग्रामीण महिलाओं को अपने घर के आसपास काम मिले, ताकि वो घर से बाहर निकल के 4 पैसा भी कमा सकें, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों और साथ साथ घर भी संभाल सकें। ग्रामीण पुरुषों को भी घर के आसपास रोजगार मिले, ताकि गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, गाँव में लोगों की क्रय क्षमता बढ़े, यानी डिमांड पैदा हो, और जब डिमांड पैदा होगी तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके अलावा जब लोग अपने घर से कोई काम करते हैं तो उनकी बचत ज्यादा होती है। गांव छोड़ के शहरों में जाकर 15,000 कमाने से बेहतर है कि गांव में रह के 5-6 हजार कमा लें। यही सारी बातें सोचकर दूरगामी दृष्टि के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने मनरेगा शुरू किया था। लेकिन साल 2014 के बाद धीरे धीरे गुजराती जोड़ी की सत्ता ने पहले तो इसे खराब करने और बदनाम करने का काम किया, और फिर मनरेगा की स्कीम को ही तहस नहस कर दिया। बदले में जो स्कीम लेकर आए उसका नाम और काम दोनों ही याद करने के लायक नहीं है, क्योंकि नाम याद नहीं होता और काम समझ नहीं आता। अब 1 जुलाई से ये लागू होने वाला है, मगर लागू होने से पहले ही तरह तरह की झंझट, विवाद और सवाल एक बार फिर से सामने आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता ने गांव के गरीबों के आर्थिक कोढ़ में खाज पैदा कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि गांव में रोजगार का हाल क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हाल क्या है, और उन सब के बीच 1 जुलाई से लागू होने जा रही ये योजना देश के ग्रामीण गरीबों के लिए कैसा संकट लेकर आ रही है। पंजाब, झारखंड जैसे राज्य बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, और मोदी सत्ता मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है, जो पूरा होना लगभग असंभव जैसा लगता है। इस पूरे मामले पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कि इस देश में गरीब का हाल क्या है। गरीब का बच्चा कीड़े मकोड़े की भी हैसियत नहीं रखता। सर्दी खांसी लेके सरकारी अस्पताल में जाए तो डॉक्टर साहब आंखें फोड़ देते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये हुआ है। इसके अलावा अमृतकाल का एक और विशेष नमूना भी देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे भारत अंधा होता जा रहा है, वो भी वीडियो के आखिर में। इसलिए एकदम टकटकी लगाकर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले बात मनरेगा की कर लेते हैं, जो अब नहीं रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब मनरेगा स्कीम लेकर आए थे तो राजनीतिक विरोधी कहते थे कि अरे तो गड्ढा खोदने वाली स्कीम है जी। मुझे जहां तक याद है, अपने महामानव ही गुजराती मुख्यमंत्री थे और कहते थे कि ये तो गड्ढा खोदने वाली स्कीम कांग्रेस लेकर आई है। लेकिन जिस विद्वान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवजात बच्चे द्वारा बोला गया AI की गूंज सुनाई देती हो, उनसे आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की विद्वता का लेवल बहुत हाई है। नाले की गैस से चाय बना पाना सबके बस की बात थोड़ी ना है। मनरेगा के कारण ग्रामीण भारत में सिस्टमैटिक ढंग से गरीबों की जेब में पैसा जाने लगा, और जब ये पैसा ग्रामीण भारत में उतरा तो इसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गति दी। ध्यान रहे, जब जनता की जेब में पैसा जाता है, गरीब के जेब में पैसा जाता है, तो इसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो वो जनता होती है जिसे सीधे पैसा मिलता है, मगर उसके बाद इनडायरेक्ट रूप से बहुतों को लाभ मिलता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले तो बेहद कम शब्दों में ये याद कर लेते हैं कि पुराने मनरेगा में क्या था, नए वाले में क्या जोड़ा, क्या घटाया गया, और अब मोदी सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने कैसे दिखा रही है, कैसे उसने देश के गरीबों को टोपी पहनाया है, इस पर बात करेंगे। दरअसल पुराने मनरेगा में प्रावधान था कि ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को साल में कम से कम 100 दिन की मजदूरी वाला काम मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सरकार की दया से काम नहीं मिलता था कि अच्छा हमको तुम पर दया आ गई, ये लो काम ले लो। यहाँ मजदूर का हक था कि यदि वो आवेदन करके काम मांग रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं से उसको काम देगी, और यदि सरकार काम नहीं दे पा रही है तो सरकार मजबूरी में बेरोजगारी भत्ता देगी, बिना काम के पैसा देगी। यानी मजदूरों को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अधिकार दिया था, भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं किया। मजदूर छाती ठोक के सरकार से काम मांगता था कि अरे सरकार काम दो, और काम न मिलने पर सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होता था। घर के पास ही काम मिलता था, लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में, ज्यादातर तो गांव में मिलता था। पैसे सीधे खाते में जाते थे, और इसकी मदद से गांव में तालाब, कुआं, नहर, सड़क, जल संरक्षण, मिट्टी कार्य जैसे ग्रामीण काम धाम होते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मनरेगा में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। याद करिए, महात्मा गांधी का भी यही सपना था कि ग्राम सरकार मजबूत हो जाए। यानी पुराने मनरेगा में कौन सा काम होगा, इसकी योजना गांव और पंचायत बनाते थे। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जाहिर सी बात है, गांव में किस चीज की जरूरत है ये ग्राम पंचायत जानेगी कि ऊपर दिल्ली में बैठे लोग जानेंगे।
काम और भुगतान में गड़बड़ी को रोकने के लिए गांव स्तर पर जांच और सोशल ऑडिट का नियम था। ये योजना मांग आधारित थी, यानी मजदूर जितना काम मांगेगा सरकार को उतना काम देना ही पड़ेगा, उतना पैसा देना ही पड़ेगा। यहाँ मजदूर पावर में था और सरकार बाध्यता में, यानी भोजन के अधिकार, सूचना के अधिकार जैसे ढेर सारे अधिकारों के साथ साथ स्वर्गीय डॉक्टर साहब ने गांव के गरीबों के लिए काम का अधिकार भी दिया था। लेकिन जैसा कि हम सबको मालूम है और अब तो मालूम पड़ चुका है कि अपने विश्वगुरु अधिकार छीनने में बहुत माहिर हैं, बहुत चालू हैं, और छीनते छीनते अब तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जनता से ही पूछा जा रहा है कि ओए जनता, तुम नागरिक हो कि नहीं, चलो हटो, तुमको वोट नहीं देना है। सोचिए क्या से क्या हो गया देखते देखते। मोदी सत्ता विकसित भारत ग्रामीण रोजगार मिशन लेकर आई और सबसे पहले दावा कर दिया गया कि अरे अब तक 100 दिन की गारंटी, अब हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। इतनी बात सुन के आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आगे जोड़ दिया गया कि इस काम का जो खर्चा होगा वो अकेले केंद्र सरकार नहीं करेगी, बल्कि 60% केंद्र और 40% राज्य को देना होगा। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90-10 का आंकड़ा बता दिया गया। अब तक जो पूरा खर्चा यानी केंद्र सरकार की तरफ से होता था, अब अपने विश्वगुरु ने उसमें बंटवारा कर दिया और राज्यों से कह दिया कि आप भी खर्चा संभालिए। यानी पहले मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार देती थी। मटेरियल का जो खर्च होता था, जैसे ईंट, सीमेंट, पाइप, मशीनरी से जुड़ी हुई चीज, उसका खर्च 75% केंद्र सरकार देती थी, मात्र 25% राज्यों को देना था। बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च भी काफी हद तक केंद्र सरकार का ही था। यानी डॉक्टर साहब ने पूरा सिस्टम बनाया था कि राज्यों पर कम से कम बोझ देते हुए गांव को मजबूत किया जाए और ज्यादातर जिम्मेदारी केंद्र संभाले, गांव के गरीबों को मजबूत किया जाए। लेकिन अब जैसा कि हमारे विश्वगुरु की आदत है जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की और दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की, तो मनरेगा के साथ भी उन्होंने यही कर दिया। पहले तो मजदूरी के 100% खर्च को 60-40 में बांट दिया कि 40% राज्य देगा, बाकी के खर्चों में भी अनुपात बांट दिया। इसके अलावा काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी जो भत्ता देना था उस पर भी कह दिया कि ये पूरा पैसा राज्य देगा। यानी सोचिए कि पहले तो 125 दिन का वादा कर दिया और ये वादा पूरा नहीं होने पर सारा बोझ दे दिया किसके कंधे पर, राज्यों के कंधे पर। इसके साथ ही खेती के बीच सीजन में 60 दिन इस योजना के तहत काम बंद रखने का प्रावधान किया गया है। यानी जिस समय खेती चल रही होगी उस समय 60 दिन तक ग्रामीण मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। कहा गया कि इससे खेतों के लिए मजदूर उपलब्ध रहेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि किसी भी योजना में बदलाव सकारात्मक किया जाता है ना, जिससे लोगों को लाभ मिले, परंतु यहाँ पूरी योजना ही ऐसी तैसी कर दी गई और गरीब ग्रामीण को और गरीब बनाने की योजना कथित रूप से हमारे प्रधानमंत्री लेकर आ गए महामानव जी। वादा तो कर दिया कि 125 दिन काम मिलेगा, लेकिन पैसा इतना कम दिया है कि वादे के अनुरूप 1/3 काम भी नहीं मिलेगा। अब जब काम नहीं मिलेगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी? भरपाई कौन करेगा? राज्य करेंगे। ये रिपोर्ट बिहार का उदाहरण दे रही है। बताया जा रहा है कि बिहार को करीब 4477 करोड़ दिए जाएंगे और इतने पैसे में बिहार के मजदूरों को करीब 41 दिन ही काम मिल पाएगा। यानी कहाँ तो वादा 125 दिन का और पैसा दे रहे 41 दिन का, जबकि अगर 125 दिन काम देना हो बिहार के ग्रामीण मजदूरों को तो उसके लिए 15,939 करोड़ की जरूरत है और दिया है कितना? 4477 करोड़। उधर मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए तो यहाँ करीब 4168 करोड़ मिलने की बात कही गई है। इससे केवल 43 दिन ही काम हो पाएगा, जबकि जरूरत है 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की। यानी साहब ने वादा तो ठेल दिया 125 दिन का, लेकिन पैसा दे रहे हैं कहीं 41 दिन का, कहीं 43 दिन का। अब याद करिए, मध्य प्रदेश में भी 20 साल से लगभग भाजपा की सरकार है और केंद्र में 12 साल से है, बिहारों में लगभग 20 साल से है। इसके अलावा राज्य अपने आप में परेशान है कि 40% खर्चा उनको उठाना पड़ेगा। तमाम विपक्ष शासित राज्यों का बकाया पैसा गुजराती जोड़ी पहले से ही नहीं दे रही, बेचारे आए दिन अपना ही पैसा मांगते फिरते हैं। झारखंड और पंजाब जैसे राज्यों ने कहा है कि मजदूरी स्थानीय बाजार रेट के हिसाब से होनी चाहिए, कम मजदूरी से मजदूरों का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। इसके अलावा 60 दिन के काम की बंदी पर जो मसला है वो ज्यादा गंभीर। कहा जा रहा है कि जब मनरेगा में काम मजदूरों को नहीं मिले तो लगभग 2 महीने वो बेचारे मजबूर होंगे कम पैसे में काम करने के लिए। यानी ग्रामीण मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, मजदूर की बार्गेनिंग पावर घटेगी। जब मनरेगा में काम चल रहा होता है तो खेत मालिकों को मजदूरों को बेहतर मजदूरी देनी पड़ती है। अगर 60 दिन सरकारी काम बंद रहेगा तो मजदूर बेचारा खाएगा क्या? तो पैदा होगी मजबूरी और मजबूरी में फायदा उठाया जाएगा इन मजदूरों का। सोचिए कि वर्तमान सत्ता जिसके भी बारे में फैसला लेती है उससे कोई राय मशवरा नहीं होता, कई बार तो बताया तक नहीं जाता। फैसला लेने
आने के बाद खबरों के माध्यम से पता चलता है कि फैसला हो गया है। मनरेगा के मामले में ही कुछ राज्यों और संगठनों ने आरोप लगाया था कि नई योजना बनाते समय राज्यों, मजदूर संगठनों और पंचायत की राय ठीक से नहीं ली गई। मोदी सरकार आने के बाद पहले भी मजदूरी भुगतान में देरी बहुत बड़ी समस्या थी। नई योजना में फंडिंग शेयरिंग बढ़ाने के कारण मजदूरी देने में दिक्कत और हो सकती है। मसला यह है कि 40% अब राज्यों को देना है। कभी पता चला कि केंद्र ने नहीं दिया, कभी राज्य ने नहीं दिया और इसी केंद्र राज्य की लड़ाई में मामला अटक जाएगा। अब बहुत ज्यादा पैसा तो रहा नहीं राज्यों के पास। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराने मनरेगा में काम मांगने का कानूनी अधिकार था, जिसे अब लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि अगर मजदूर को 125 दिन काम मिला तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये काम केवल कागज पर है और पैसा कम दिया गया तो काम मिलेगा कहां से? काम नहीं मिलेगा तो जो भत्ता देना है वो भत्ता राज्यों को देना पड़ेगा। यानी केंद्र सरकार अगर पैसा कम दे, रोक ले, तो राज्यों पर और ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। 60 दिन के ब्लैकआउट से मजदूरी की मुश्किलें बढ़ेंगी, उनका शोषण होगा। सबसे गंभीर समस्या गांव के गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए है। मनरेगा में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं ही काम करती हैं। अगर गांव में आसपास काम बंद हुआ, कम हुआ तो महिलाओं की कमाई घट सकती है, माइग्रेशन बढ़ सकता है। यानी गाँव में काम नहीं मिलेगा तो मजदूर शहरों की तरफ पलायन कर सकते हैं और इसका असर गाँव की बाजार पर होगा, छोटी छोटी दुकानों पर होगा, छोटे छोटे दुकानदारों पर होगा। क्योंकि इन मजदूरों की जेब में जब पैसा जाता है तो ये लोग उन्हीं दुकानों पर, उन्हीं छोटी छोटी बाजारों में पैसा खर्च करते हैं, तो अन्य लोगों को भी रोजगार मिलता है और उनकी भी दुकानदारी चलती है, उनका भी परिवार चलता है। और वहां के बाजार में जब पैसा आता है, दुकानदारों के पास पैसा आता है, तो वही पैसा धीरे धीरे बहते हुए शहरों की तरफ जाता है, मिल, फैक्ट्री और कंपनियों में जाता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, देश में डिमांड पैदा करता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है और ज्यादा रोजगार पैदा होता है। लेकिन इस पूरे चेन को ही कहीं ना कहीं बर्बाद करने की प्लानिंग के साथ मोदी सत्ता मैदान में उतर चुकी है। समझ नहीं आता कि उनके फैसले किनके इशारे पर हो रहे हैं। कौन है जो इनके माध्यम से पूरे देश की व्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है? आप अग्निपथ योजना को ही ले लीजिए, आज तक इसका एक भी मजबूत फायदा समझ नहीं आया, खाली नुकसान ही दिखता है। आज तक ये भी पता नहीं चला कि इसकी डिमांड किसकी थी। सेना ने तो मांगा नहीं था, न ही देश के नौजवानों ने मांगा था। इसीलिए सवाल आज भी खड़ा है कि किसके इशारे पर देश की सेना को कमजोर किया गया। मनरेगा के मामले में भी यही सवाल बहुत बड़ा है कि किसके इशारे पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की प्लानिंग हो रही है, जो कि पहले से ही कमजोर स्थिति में है। आपके सामने कुछ आंकड़े और तथ्य रख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। मई 2025 में कुल बेरोजगारी 5.5% रही। ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें तो अप्रैल 2026 में ये 4.6% थी, मई में बढ़ के 5.01% हो गई। यानी अप्रैल से मई आते आते गांव में बेरोजगारी 0.5% बढ़ चुकी है। गांव में लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन भी 56.6% रहा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो घट के 53.8% हो चुका है। खुद सरकार ही बता रही है कि गांव में काम खोजने वालों की स्थिति मई महीने में खराब हो गई है, काम मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे पहले 27 मार्च 2026 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण बेरोजगारी दर 2.4% थी। सरकार ने तब खूब ढोल पीटा था, लेकिन मई महीने में जब यही बेरोजगारी दर 5.1% हो गई गांवों में, तो जबान बंद है। ग्रामीण महंगाई की बात करें तो मई 2026 में खुदरा महंगाई 3.93% थी, जबकि अप्रैल में ये 3.48% थी। खाने पीने की भी चीजें मई महीने में महंगी हो गई। यानी गांव में खाने पीने की चीजें भी महंगी हो रही हैं। याद है ना, ईरान जंग शुरू हुई, इसके बाद एलपीजी संकट आया, तेल महंगा हो गया, तो हर चीज की महंगाई बढ़ गई और उसका सबसे ज्यादा असर गरीब और ग्रामीण परिवारों पर होता है। आप दोहरी मार को देखिए, एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है, गांव के लोगों को काम नहीं मिल रहा, मजदूर काम करना चाहता है लेकिन सरकार काम दे नहीं पा रही। दूसरा, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं। यानी एक तो कमाई घट गई, दूसरी महंगाई बढ़ गई। आंकड़े बता रहे हैं कि शहर से ज्यादा खाने पीने की चीजें गांव में महंगी हो चुकी हैं। शहरों में फूड इन्फ्लेशन 4.1% था अप्रैल महीने में, जबकि गांव में 4.26% था। सरकार दावा करती है कि खेती और संबंधित क्षेत्र से ग्रामीण डिमांड संभल रही है, लेकिन सवाल है कि खेती में भी इस बार एल नीनो इफेक्ट के कारण बारिश कम होने की आशंका है। जून महीना पूरा बीत गया, कितनी बारिश मिली आपको? खाद का संकट पहले से आ रहा है, आपने खुद ही कह दिया कि किसान खाद का प्रयोग आधा कर दे। डीजल को आपने प्रचंड स्तर पर महंगा कर रखा है, जबकि क्रूड ऑयल बेहद सस्ता हो चुका है। वहां से भी आप गरीबों को लूटना चाहते हैं, देश के किसानों को लूटना चाहते हैं, जनता को लूटना चाहते हैं। तमाम रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि इस बार मानसून के कारण भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में खेती
खेती प्रभावित हो सकती है। यानी जो सरकार दावा करती है कि खेती जैसी चीजों से गांव की व्यवस्था चल रही है, उसी खेती पर संकट है। तो सोचिए कि आने वाले दिन कितने भारी होने वाले हैं। यानी सोचिए कि खेती भी ग्रामीण व्यवस्था को लंबे वक्त तक संभाल नहीं पाएगा शायद। ऐसे में मनरेगा का सहारा था, जो सहारा था, सरकार पहले ही उसको कमजोर कर चुकी है, जिससे ग्रामीण रोजगार का सेफ्टी नेट कहा जाता था, उस सेफ्टी नेट में ही सरकार ने बहुत बड़का छेद कर दिया है। पहले से ही आंकड़े बता रहे हैं कि मनरेगा के तहत काम पाने वालों की संख्या घटती जा रही है और अब महामानव ने बची खुची व्यवस्था को ही कथित रूप से डुबाने का प्लान शुरू कर दिया है। अब आ जाइए स्वास्थ्य व्यवस्था के डूबने का भी प्रमाण देख लीजिए। मध्य प्रदेश, जहां पर लगभग 2 दशक से भाजपा सरकार है, केंद्र में 12 साल से भाजपा की सरकार है। इसी मध्य प्रदेश के सागर में एक पिता अपने 19 महीने के छोटे से बच्चे को सर्दी, खांसी और लाल आंख होने की शिकायत लेकर सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने, वहां के स्टाफ ने बच्चे के साथ ऐसा कांड कर दिया जो पूरे देश के लिए शर्मनाक होना चाहिए। परिवार का दावा है कि इलाज के दौरान कथित तौर पर बच्चे की आंखों में कफ साफ करने वाली दवा डाल दी गई। यानी जिस दवा से कफ साफ करनी थी वो आंख में डाल दिया। इसके बाद बच्चे की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। परिवार के लोग 3-4 घंटे तक अस्पताल में बच्चे के ठीक होने का इंतजार करते रहे, लेकिन हालत खराब होती गई। बच्चे का स्वास्थ्य गंभीर होने के बाद उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया। वहां पर डॉक्टरों ने कह दिया कि बड़े अस्पताल लेकर जाइए। परिवार एम्स भोपाल पहुंचा तो एम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की और दिल दहला देने वाली खबर निकली। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई है और ये सब कुछ गलत दवा या मेडिकल लापरवाही की वजह से हुआ है। अब पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। सर्दी, खांसी और लाल आंख होने की वजह से अस्पताल लेकर गए थे, एकदम सामान्य सा था और अस्पताल ने उसकी आंखें छीन लिया। अब सोचिए कि जो लोग आयुष्मान भारत और फलाना ढिमकाना की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उनसे क्या कहा जाए। समझने वाली बात यह है कि हमारी सरकारें लाखों का बीमा देने का वादा कर देती हैं, प्रचार कर देती हैं, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं सुधारते, उसको बर्बाद करके रखा है। यानी मूल पर काम नहीं करना है, शोबाजी करनी है, दिखावा करना है। वैसे इस बच्चे की आंख तो सरकारी लापरवाही से चली गई, मगर अंधा तो पूरा देश हुआ पड़ा है। किसी को कुछ दिख कहां रहा है। यहाँ खुलेआम गुंडई और बदमाशी चलती है। संविधान को ताक पर रख दिया गया है। नियम कानूनों का कोई अर्थ नहीं रह गया। अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को एक साथ देखिए। पहली तस्वीर है बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी थाना से जुड़े एक दरोगा की, जिनका नाम है मुस्तकिम खान। इनके खिलाफ जांच बैठाई गई क्योंकि इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मुहर्रम ताजिया जुलूस के दौरान वर्दी में तलवार चलाते करतब दिखाते हुए नजर आए। यानी इन्होंने वर्दी में धार्मिक जुलूस में हिस्सा लिया, गलत हो गया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन वहीं अन्य 3 तस्वीरों को देखिए और पहचानिए कि कौन कौन अफसर है, क्या कर रहे हैं। कहीं पांव धोया जा रहा है, कहीं पांव दबाया जा रहा है, तो कहीं कोई पुलिस अफसर गदा लेकर हिंदुओं के धार्मिक जुलूस में घूम रहा है। और ये भी पता लगाइए कि क्या इनमें से किसी के खिलाफ कोई जांच, कोई कार्रवाई हुई। सवाल है कि क्या इस देश में वर्दी नहीं बल्कि वर्दी पहने हुए व्यक्ति के धर्म को देखकर कार्रवाई हो रही है? क्या यह संविधान सम्मत है? और जब यह सब कुछ हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, तो क्या यह देश अंधा नहीं हो चुका है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।